अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ 38 लेसन तक सारा शेयर किया था। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेसन नंबर 39 है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो आज का जो हमारा लेसन है वो भी पिछले लेसन से मिलता जुलता ही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को, लीनियर सीक्वेंस को, साइक्लिक प्रोसेस को, अफेक्ट रिलेशंस को। तो आज के लेसन में हमने स्पेशल रिलेशनशिप्स देखने हैं, क्लासिफिकेशन देखनी है। स्पेशल रिलेशनशिप किसको कहते हैं? स्पेशल रिलेशनशिप कहते हैं दो ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप को हम डिफरेंट तरीके से उसको एक डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, मैं टेबल की एग्ज़ाम्पल स्पेशल रिलेशन में ले रही हूँ। टेबल इस तरह से कि हम टेबल को दो तरह से दो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कैट इज़ ऑन द टेबल, अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑन एंड अंडर। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, टेबल का वर्ड मैंने लिया हुआ है तो टेबल के वर्ड से हम ऑन को भी डिस्क्राइब करेंगे और अंडर को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो कैट इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन, कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। और कैट इज़, अगर हमने कहना है कैट नीचे है टेबल के तो हम कहेंगे कैट इज़ अंडर द टेबल। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन एंड अंडर जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे टेबल। तो स्पेशल रिलेशनशिप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये प्रैक्टिस दी हुई है नीचे जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमने सेकंड पार्ट में क्या देखना था, पहले तो हमने स्पेशल रिलेशनशिप देख लिए। सेकंड पार्ट में हमने देखना था क्लासिफिकेशन। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्लासिफाई का मतलब होता है दो क्लासेस को, दो डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करना एक दूसरे के साथ, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, किन किन यहाँ पे कुछ टाइप्स दी हुई हैं, किन किन तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि ओल्डेस्ट टाइम और न्यूएस्ट टाइम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जर्नल टू पर्टिकुलर को कर सकते हैं, स्केल को कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट को कर सकते हैं क्लासिफाई, साइजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और बेस्ट नॉन टू लीस्ट नॉन, इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फिशेस और बर्ड्स की, आपके ही नोट्स में लिखा हुआ था, तो उसी की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि हम लोग बर्ड्स के क्लास को सेपरेट कर देंगे और फिशेस के क्लास को सेपरेट कर देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हमने क्लासिफाई कर दिया दोनों चीज़ों को। अब है लेसन नंबर 40 राइटिंग स्किल। इसमें हमने करनी है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग कहते हैं आज के हमारे लेक्चर में दो चीज़ें हैं, एक कैसे पैराफ्रेज करते हैं और एक समरी कैसे लिखते हैं। तो पैराफ्रेजिंग होती है जिसमें हम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, अपने वर्ड में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। लाइक हमने नोवेल पढ़ा है, हमने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी है, हमने कोई ऐसी स्टोरी पढ़ी है जिसको हमने पैराफ्रेज करना है, उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। जैसे समरी, हम क्या करते हैं, एक नावल पढ़ते हैं, उसकी हम लोग समरी लिखने की कोशिश करते हैं अपने वर्ड्स में। एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ नहीं करते हम लोग, एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी सिनोनिम्स वर्ड को यूज़ करते हैं और फिर हम लिखते हैं, समरी बना देते हैं। तो पैराफ्रेजिंग भी यही है कि हमने अपने वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिखनी है। और ये अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि पैराफ्रेजिंग इज़ अ राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल ही है कि हमने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, एक्चुअल वर्ड को यूज़ नहीं करना, रीफ्रेज करना है उन वर्ड्स को रीफ्रेज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। ये नहीं करेंगे कि हम ओरिजिनल मीनिंग उसका कुछ और है, राइटर कुछ और मैसेज कन्वे कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो हमने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, हमने अपनी तरफ से कोई बात ऐड करके वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। नहीं, हमने ओरिजिनल वर्ड मीनिंग वही रखना है, ओरिजिनल वर्ड्स को चेंज करके सिनोनिम्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है, उनके एक्चुअल वर्ड्स को चेंज करके अपने वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है, वो पैराफ्रेजिंग होगी। तो वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है,
ट्राई करना है सिनोनिम्स को यूज़ करें। जैसे मैंने आपको ऊपर भी कहा है कि पहले भी कहा है कि सिनोनिम्स को आपने यूज़ करने की कोशिश करनी है। सिनोनिम्स कहते हैं कि मिलते जुलते वर्ड्स, लाइक मीनिंग आपका वही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अलीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैं ब्यूटीफुल की जगह मैंने सिनोनिम वर्ड यूज़ करना है। इससे मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन मिलता जुलता वर्ड मैं यूज़ करूँगी। तो मैं कह दूँगी अलीना इज़ अ अट्रैक्टिव गर्ल, नाइस गर्ल। मैं ब्यूटीफुल को यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन उसके एक्चुअल मीनिंग को चेंज करके कोई ऐसा मिलता जुलता उसका मीनिंग ले आऊँगी। जो बात तो वही रहेगी, लेकिन उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, उसकी सिनोनिम को यूज़ कर लूँगी मैं। तो चेंज डायरेक्ट कोटेशंस और इनडायरेक्ट कोटेशंस। रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आपने रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं आपने एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स को यूज़ करना है। और फिर आपने क्या करना है कि चेंज एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो ओरिजिनल सेंटेंसेस होते हैं, जो राइटर ने खुद से लिखे होते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम चेंज करके, मीनिंग तो वही रहता है लेकिन हम सेंटेंस चेंज कर देते हैं। तो पैसिव सेंटेंसेस वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रीड दी, स्टेप नंबर 1 में रीड दी पैसेज केयरफुली अ नंबर ऑफ टाइम्स टिल यू अंडरस्टैंड इट फुली। तो सबसे पहले तो आपने पैसेज को रीड कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही एक बार पढ़ने से, तो आप अगेन उसको रीड कर सकते हैं। अगेन भी नहीं समझ आ रही, आप थर्ड बार उसको रीड कर सकते हैं। उन वर्ड्स को स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को डिक्शनरी से फाइंड करने की कोशिश करनी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और आपने सिनोनिम्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। थर्ड पॉइंट पे क्या आपने करना है कि मेन पॉइंट्स का पैसेज बना लेना है। जो पैराग्राफ आप रीड कर रहे हैं, जो नॉवल आप रीड कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, उसके आपने मेन पॉइंट बना लेने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड लिख लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, जिसमें आपने मेक एन आउटलाइन। आपने एक आउटलाइन बना लेनी है कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, एक सीक्वेंस बना लेना है, एक अरेंजमेंट बना लेनी है, जिसमें आपने क्या करना है, मेन आइडिया का ख्याल रखना है, मेन सपोर्टिंग आइडिया को सेपरेट करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्टिंग डिटेल्स। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन आइडिया क्या होता है फिर बता देती हूँ। मेन आइडिया कहते हैं एक मेन थीम को, एक मेन चीज़ को जो पूरे पैसेज को शो कर रही होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक से 4 लाइनें, उसको मेन आइडिया कहते हैं। अगर हम उन 4 लाइनों को पढ़ेंगे तो हमें पूरे पैसेज का आइडिया हो जाएगा। तो मेन सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है कि उसी लाइंस को, उन्हीं 1 2 4 लाइनों को सपोर्ट करना, उसी पॉइंट को सपोर्ट करना, उन्हीं के बारे में बात करना है, वो सपोर्टिंग आइडिया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्टिंग डिटेल्स इसमें भी वही है। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि आपने पैराफ्रेज करना है, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, और ऐसी चीज़ों को जो आपका सेंट्रल आइडिया है, जो आपका मेन आइडिया है, उस पार्ट को आपने ओमिट नहीं करना, उस पार्ट को आपने रिफ्यूज़ नहीं करना, उसको ख़त्म नहीं करना आपने, बल्कि उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, और एंड पे आपने पॉलिश कर देना अपना पैराफ्रेज। अब यहाँ पे प्रैक्टिसेस दी हुई हैं जो आपको क्लियरली समझ आएंगी जब आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद लेसन नंबर 41, राइटिंग अ समरी। अब ये एक अलग राइटिंग स्किल है। जैसे हमने पैराफ्रेज के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, राइटिंग स्किल। पैराफ्रेज राइटिंग स्किल है, तो इसी तरह समरी भी एक राइटिंग स्किल है। हमने कोई नॉवल को रीड, समरी क्या कहते हैं, समरी भी पैराफ्रेज की तरह होती है, लेकिन वो शॉर्ट होती है। पैराफ्रेज जो होता है, हमने एग्जैक्ट उसी चीज़ को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, लेकिन समरी जो होती है वो शॉर्ट होती है पैराफ्रेज से। पैराफ्रेज लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन समरी जो होती है वो शॉर्ट होती है। किसी चीज़ का मेन या आइडिया और मेन थीम को डिस्कस करना, और चंद एक इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया जाता है समरी में। समरी के 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि सबसे पहले तो आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं, और एंड पे कंक्लूजन लिखनी है, यानी कि लिविंग आउट दी डिटेल्स। तो समरी और प्रेसी, प्रेसी भी उन्होंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स द सेम एज समरी। प्रेसी भी जो होती है वो भी समरी की तरह होती है। जैसे हम समरी के लिए अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अपने ओन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, यह ब्रीफ होती है, क्लियर स्टेटमेंट होती है। तो उसके बाद है, फिर आगे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे प्रॉपर, कि समरी और प्रेसी जो है, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स द सेम एज समरी, इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट इन अ कनेक्टेड एंड रीटेबल शेप ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। तो प्रेसी भी मैंने आपको बताया है कि प्रेसी भी समरी की तरह ही होती है, सेम।
अगर पेपर में प्रेसी का ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि प्रेसी का मीन्स भी यही है कि आपने इसकी समरी लिखनी है। उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा, अब जो ये मेन पार्ट है समरी में, वो क्या है कि आप लोगों ने पैराफ्रेज करने की कोशिश नहीं करनी है समरी में। पैराफ्रेज तो ये है ना कि हमने एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, उसके ऑपोजिट उसके सिनोनिम्स वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है कि मीनिंग वही रहे, लेकिन हमारी बात का मतलब चेंज हो जाए, हमारे वर्ड्स चेंज हो जाए, ओरिजिनल वर्ड हमें शो ना हो। लेकिन समरी में आपने क्या करना है कि समरी में आपने अपने वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है। तो अपने वर्ड्स में अगर आप समरी लिखेंगे, अपने तरीके से आप समरी लिखेंगे, जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी जो डेली कन्वर्सेशन होती है, आप अगर उस तरह से समरी लिखेंगे तो आपकी समरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और राइटर को भी, एग्जामिनर को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा, फिर हमने समरी में एक ब्रीफली और क्लियरली वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करनी है। लाइक मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा ब्रीफ हों, जो छोटे वर्ड्स हों। ये नहीं कि आप बड़े वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग अगर आप एक वर्ड के थ्रू भी डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका मीनिंग वही होगा। जैसे हमने पढ़ा था इन अ लार्ज नंबर ऑफ़, अगर हम इसकी बजाय मैनी लिख देंगे तो मीनिंग तो वही है। आपने इस तरह के ब्रीफ वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है, ये नहीं करना कि लंबे लंबे वर्ड्स को यूज़ करें। तो आपका इस तरह से ब्रीफ भी होगा और एक अच्छी समरी भी बनेगी। क्लियरली वर्ड्स को यूज़ करना है, टफ़ वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। ये नहीं करना कि अगला जो नेक्स्ट पर्सन है उसको आपका मीनिंग समझ में ना आए, उसको वो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगें, उसको पढ़ने में मुश्किल हो, उसको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जो हर कोई बंदा ईज़िली रीड कर सके, उसको समझ सके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब यही है कि बार बार रिपीट नहीं करना किसी वर्ड को। अगर आपने एक बार वो वर्ड यूज़ कर लिया, आपने ये नहीं करना कि थर्ड फोर्थ लाइन के बाद आपने दोबारा से वही वर्ड को रिपीट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो रीडर होगा वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा आपकी समरी को पढ़ के। तो इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो चीज़ होगी ना वो आपका वीक करेगी, आपकी समरी को, आपकी जो राइटिंग है उसको वीक करेगी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या, अवॉइडिंग यूज़लेस रेपिटेशन, आपने अवॉइड करना है इस तरह की रेपिटेशंस को, ये बताई हुई हैं यहाँ पे। आप क्या इसको पढ़ सकते हैं। पुटिंग आइडियाज़ टुगेदर, आपने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ मिलाना है, उनको सेपरेट नहीं करना है। अगेन वही बात कि आपका हर पॉइंट, हर सेंटेंस जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो, आपका आइडिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो। ये ना हो कि एक लाइन में, एक सेंटेंस में आपने अपना आइडिया कुछ और दिया लेकिन लास्ट पे आके कंक्लूजन में आपने अपना आइडिया कुछ और दे दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपका हर सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, टुगेदर। अब लेसन नंबर 42 है टेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। तो इस लेसन में हमने क्या करना है कि टेंसेस को देखना है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना है और पैसिव सेंटेंसेस को देखना है। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम लोग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब, उन्होंने वर्ब के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, लाइफ ब्लड ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब जो होता है वो लाइफ ब्लड होता है सेंटेंस का। तो बेस फॉर्म यही होती है कि आपका जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है, जो आपका एक्चुअल सेंटेंस होता है, उसको बेस फॉर्म कहते हैं, जो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस के तौर पे। प्रेजेंट टेंस वही होता है ना जो आपका बेस फॉर्म होती है आपकी, जो आपके अभी प्रेजेंट में चल रहा होता है, अभी की सूरत हाल में चल रहा होता है, उसको बेस सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई ईट कबाब्स फॉर लंच, तो ये जो होगा वो बेस फॉर्म होगी। उसके बाद पास्ट टेंस फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पास्ट के चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, हम पास्ट के चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं और ऐड कर देते हैं ईडी या फिर डी को ऐड कर देते हैं। जैसे आई आस्क द स्टूडेंट्स टू लीव द जिम, हम कोई पास्ट की चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें हम इस तरह के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को असल में कहते हैं, जिसमें हम आईएनजी को भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी हम लोग यही चीज़ करते हैं कि आईएनजी को यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, वॉज, वर। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वही है।
उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है जिसमें हम पास्ट के टेंस को यूज़ करते हैं, पास्ट की कोई चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। हैव, हैज़, हैड ये इसके हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे मेन टेंसेस 6 जो होते हैं वो मेन टेंसेस होते हैं। इंग्लिश में 6 मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एक वर्ड है जंप, प्रेजेंट में उसको उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट में कैसे उसको बोलेंगे, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं जो प्रेजेंट में हो रहा हो, जो आपका एक्शन अभी हो रहा हो, ये नहीं कि पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर आने वाला है। प्रेजेंट होता है जो अब अभी हैपन हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट और टू डिस्क्राइब अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट अ प्रेजेंट टाइम रिगार्डलेस ऑफ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेबर्स डॉग स्मेल्स ओवर प्लांट, तो नेबर का जो डॉग है वो स्मेल कर रहा है हमारे प्लांट को, यानी कि वो अभी चीज़ हो रही है, वो कोई पास्ट में नहीं बता रहे हैं, वो कोई पुरानी चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, वो प्रेजेंट की चीज़ को बता रहे हैं। तो पास्ट सेंटेंस कहते हैं जिसमें हम पुरानी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम कोई प्रेजेंट की चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। जैसे एट यस्टरडेज़ पार्टी, अब जो वर्ड है यस्टरडे वो हम लगाते ही कोई पुरानी पास्ट की बात को डिस्क्राइब करने के लिए हैं, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये पास्ट सेंटेंस है। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है जो हम अब फ्यूचर में आने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है, ना ही वो पास्ट है ना वो प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है जो अभी आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू द कॉलेज शेड्यूल द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दी। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्राइब ही यही चीज़ कर रहा है कि अभी ये चीज़ आने वाली है, अभी हुई नहीं है, अभी गुजरी नहीं है, प्रेजेंट की ना बात हो रही है ना पास्ट की बात हो रही है। तो एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेंस जो है वो फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है। द थ्री परफेक्ट टेंसेस, अब 3 तरह के परफेक्ट टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक एक्शन को दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं पास्ट में लेकिन अब फिनिश करते हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे मरीना हैज़ वर्कड एट अ नंबर ऑफ जॉब्स ओवर द ईयर। तो अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो हमें यही शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट है, स्टार्ट तो उसने पास्ट में किया था लेकिन उसने फिनिश किया है अपने काम को प्रेजेंट में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट सेक्शन। तो प्रेजेंट में हमने क्या देखा था कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है पास्ट में, तो इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है पास्ट में। फॉर एग्जांपल मरीना हैड वर्कड इन अ नंबर ऑफ टीवी प्रोग्राम्स बिफोर शी ज्वाइंड द कंपनी। तो इसमें हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर समटाइम्स इन द फ्यूचर। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म व्हेन वी ऐड शैल हैव एंड और विल हैव। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, शैल हैव एंड विल हैव, और इसका जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा फ्यूचर से पहले। मिस्टर सईद विल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द प्रिंटिंग फर्म फॉर 25 ईयर्स इन दिसंबर। तो फ्यूचर को जो टेंस को इस्तेमाल हो रहा है जिसमें फ्यूचर का टेंस यूज़ हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस भी 3 तरह से हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट की टेंसेस होंगे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा, पास्ट के जो टेंसेस होंगे वो पास्ट प्रोग्रेसिव होगा। तो उसके बाद प्रैक्टिसेस हैं जो आप देखेंगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है, जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस जो होता है जो हम खुद चेंज करते हैं, उसमें एडिंग करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, वर्ड्स की इधर उधर करते हैं वर्ड्स को, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ, एक कॉन्सेप्ट देती हूँ जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं और पैसिव वॉइस कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक्टिव वॉइस की एग्जांपल बोलने वाली हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ द हंटर किल्ड द लायन। अब ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस को शो कर रहा है, एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा जो मेथड होता है सेंटेंस को लिखने का, वो यही होता है जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं, उसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है। तो एक्टिव वॉइस का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है, फर्स्ट पे हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, फिर वर्ब करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। हर सेंटेंस सिंपल ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, कंपाउंड ले लें, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्ब आता है, जो भी और चीज़ें हैं हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है वो इसका चेंज होता है, इसका ऑपोजिट होता है। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया था, इसी तरह हमने पैसिव वॉइस में उसका ऑपोजिट कर देना है। ऑब्जेक्ट जो था, जो लास्ट पे आ रहा था एक्टिव वॉइस में, वो हमने स्टार्ट में लिखना है। ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर एंड पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है लेकिन पैसिव वॉइस में एंड पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बोली थी द हंटर किल्ड द लायन। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हम ये लिखेंगे द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। हमने जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का द लायन, उसको हम स्टार्ट में ले आए, हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, वॉज को, फिर हमने किल्ड जो हमने ईडी लगा हुआ था वो हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद हमने बाय को ऐड करना है, इसमें बी वाई बाय को इसमें ऐड करना है। हर सेंटेंस में जो भी टेंस हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे उसमें हमने बाय को ऐड करना है, बी वाई वाला बाय। उसके बाद हमने बाय दी हंटर, जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो हमने एंड पे लिख दिया। तो ये इसका मेथड है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के, तो आपने ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लेने हैं। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से होते हैं। लेसन नंबर 43, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब है कि आपने हर वर्ड को अरेंज करके लिखना है, ऑर्डरली लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड करके लिखना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है कि हमने इन वर्ड्स को सेंटेंस में किस पोजीशन में, किस जगह पे यूज़ करना है। ये नहीं करना कि कहीं पे भी इन वर्ड्स को हमने ऐड कर दिया है, इस तरह से हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो गलत हो सकता है, वो रॉन्ग हो सकता है, रीडर को वो समझ नहीं आ सकता। तो हमने वर्ड ऑर्डर का ध्यान रखना है। फर्स्ट पे वो कह रहे हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है प्लेस एंड टाइम पे। जब हमने प्लेस बतानी होती है, जब हमने टाइम बताना होता है, तो हम इन दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जब हमने पोजीशन बतानी होती है तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑल दो, इवन, एज, लाइक और एज। इस तरह का जो कंपैरिजंस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स, वो हमें ऑर्डरली पता होने चाहिए कि किन वर्ड्स को सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को किधर यूज़ करना है और प्लेस एंड टाइम को कहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो हमने सेंटेंसेस में किधर यूज़ करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिसेस भी हैं, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अब है हमारे पास लेसन नंबर 44, आर्टिकल्स एंड देयर यूज़। इसमें जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स को दो कैटेगरीज़ में डिफरेंशिएट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इन दोनों को, एक मेजर और एक माइनर। दो कैटेगरीज़ इनकी बना दी हैं इंग्लिश वर्ड्स की, एक मेजर और एक माइनर। तो जो मेजर कैटेगरी है उसमें ये आती हैं चीज़ें, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। और जो माइनर हैं उनमें आते हैं डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। तो कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो उसको हम लोग नाउन कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जो हम मीनिंग प्रॉपर कन्वे करते हैं, जो मेन मीनिंग होता है कम्युनिकेशन का, वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इजीली हमें डिफ़ाइन कर देते हैं इंफॉर्मेशन, वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं।
जिनमें कोई भी कंजंक्शंस ना हो, प्रोनाउंस ना हो, प्रेपोजिशंस ना हो, डिटर्मिनर्स ना हो, इनके थ्रू इन अगर ये चीज़ें ना भी हों तो भी हमें इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं। वो चीज़ें कंटेंट वर्ड्स होते हैं जिनके बग़ैर हम लोग अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकते। और माइनर वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशंस, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो माइनर कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो वर्ड्स होते हैं वो कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इनके बगैर भी हम लोग वर्ड की इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ये माइनर कैटेगरी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है हर सेंटेंस में। ये कहीं पे यूज़ होती हैं, कहीं पे नहीं यूज़ होती। तो ये डिटर्मिनर्स की एग्जांपल्स दी हुई है कि डिटर्मिनर किसको कहते हैं, और 5 टाइप्स बताई हुई हैं डिटर्मिनर की। आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, WH डिटर्मिनर्स। तो ये आप लोग देखेंगे एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं ए, एन, दी, ये आर्टिकल्स हैं। क्वांटिफायर्स कौन से हैं, WH डिटर्मिनर्स कौन से हैं, तो आप इन एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं। लेसन नंबर 45 है लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो इसमें जो है हमने लैंग्वेज देखनी है। असल में लैंग्वेज किसको कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं जो हमें आपस में कम्युनिकेट करवाती है एक दूसरे को। जो चीज़ जिसके थ्रू हम बोलते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। और हर एक बंदे की अपनी एक लैंग्वेज होती है। हम अमेरिका में देखें तो उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी। जो अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान में देखें तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। इसी तरह से हर एक कम्युनिटी की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। हर एक पर्सन की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उसका लैंग्वेज को यूज़ करने का वे डिफरेंट होगा। कोई बात अगर वो आपके साथ कर रहा है तो वो डिफरेंट तरीके से आपके साथ बात शेयर कर रहा होगा। अगर आप किसी मदर के साथ अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो आपका वे डिफरेंट होगा। इस तरह से उन्होंने लैंग्वेज तो ये हो गया। अब उन्होंने लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस इसमें यहाँ पे हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये लैंग्वेज फॉर्म्स को पढ़ना है, उसके बाद परफॉर्म इसके फंक्शंस को पढ़ना है। तो लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है कि लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, जिसमें हम अपने इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, कमांड्स आते हैं। जो चीज़ें हम एक दूसरे को अपने एक्सप्रेस कराते हैं तो उसको हम लैंग्वेज फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे है अटरेंस। अटरेंस होता है जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, कोई लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं, हम जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर्स के साथ, जो भी सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, वो सारी अटरेंस है। हमारी स्पीच जो भी है, हमारा बोलना जो भी है, वो अटरेंस है। पर्पस पर्पस में क्या करना है? टू गेट इन्फॉर्मेशन, मेक समवन डू समथिंग, मेक अ प्रॉमिस। तो पर्पस में आएगा कि हमने कोई भी नेक्स्ट पर्सन से कोई बात शेयर करनी है तो उसका कोई पर्पस होता है। हम कोई चीज़ कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ तो उसका कोई पर्पस है। अगर हम फ्रेंड्स के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस है। अगर हम अपनी सिस्टर के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसका भी ऑब्वियस सी बात है कोई पर्पस है। बगैर पर्पस के हम नहीं कम्युनिकेशन करते, हम नहीं बोलते। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फंक्शंस बताए हुए हैं लैंग्वेज के। रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हमने अपना रिक्वेस्ट करनी होती है किसी के साथ, हमने रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है तो हम ये वाले टू आस्क इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। टू आस्क, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ जब हम करते हैं तो ये रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आता है। गिविंग इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अदर बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर्स को, तो हम एक्शन कर रहे हैं, स्टेटमेंट डिसएग्री कर रहे हैं, कभी हम थैंक यू कह रहे हैं, कभी अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को तो हम हैप्पीनेस को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम फियर को भी कभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम सरप्राइजिंग
एक्सप्रेशंस भी कभी दे रहे हैं। जब हम जज कर रहे हैं तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, हम कंपेयर भी कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम लैंग्वेज में करते हैं। कभी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कभी हम जज करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। लैंग्वेज के बगैर हम किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया है। मैंने आपके साथ 1 to 45 इसके लेसन्स थे जो मैंने आपके साथ वन बाय वन अपने लेक्चर्स के थ्रू शेयर किए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी जो लेक्चर आपको समझ ना आए आप अगेन उसकी वीडियो को सुन सकते हैं। आई होप कि आपको सही से समझाया हो मैंने और आपको क्लियर समझ आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। अल्लाह हाफ़िज़।